हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद होगी कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। चलिए, आज जो होगा हमारा जो नेक्स्ट वीडियो में लेके आया हूँ वो लेसन 5 का पार्ट 4 का ही जो है नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें हमने पढ़ा था क्रोमोसोमल विकार के बारे में। किसके बारे में? क्रोमोसोमल विकार के बारे में। इसके पहले वाला टॉपिक जो इसके पहले वाला वीडियो में मैंने बताया था, जिसमें हमने पूरा डिटेल अच्छे तरीके से डील किया हुआ था डाउन सिंड्रोम के बारे में। किसके बारे में? डाउन सिंड्रोम के बारे में, ठीक है ना। तो वो डाउन सिंड्रोम के बारे में हमने आपको बता दिया है कि डाउन सिंड्रोम में होता क्या है। तो डाउन सिंड्रोम में जो घटनाएं घटती थी वो मैंने पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। आप उस वीडियो को अगर जो लोग नहीं देखे होंगे वो अच्छे तरीके से जाकर उस वीडियो को देखें। अब उसके बाद आप क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम को अवश्य देखें, आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि डाउन सिंड्रोम के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम लोग को पढ़ना है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में, ठीक है। तो चलो दोस्तों, आप देखते हैं कि इसमें क्या होता है, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि मैंने बोला था कि देखिएगा, अक्सर जो होता है ना कि बहुत सारे ऐसे बातें मैंने आपको इसके पहले वाला वीडियो में बोला था, जैसे कि बाझन एक शब्द का नाम लिया था, और वो बाझन एक ऐसा शब्द था जिसमें ये प्रदर्शित कर रहा था कि कोई मादा जो है एक नए संतति की उत्पत्ति नहीं कर पा रही थी। ऐसे मादा को हम लोग बाझन कहते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा एक और टॉपिक मैं आपको एक चीज़ और संदेश देना चाहता हूँ, एक और संदेश मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अक्सर देखिएगा इसमें होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे गांव मोहल्ले और आपके आसपास के पड़ोसन जो भी होते हैं, वो सारे के सारे जो होते हैं अपने घर की औरतों को, यानी कि वैसी मादा को, वैसी मादा जो होती है जो गर्भ धारण नहीं कर पाती है, अपने जैसे नए संतति की उत्पत्ति नहीं कर पाती है, तो उस कंडीशन में उस मादा को सबसे अधिक जो होता है नर के द्वारा दोषी ठहराई जाते हैं। यानी कि मादाओं भी बहुत ऐसे होती है जो बुजुर्ग मादा होती है वो भी ठहराते हैं। ये सारा का सारा श्रेय जाता है उन सभी व्यक्तियों का, अशिक्षित को प्रदर्शित करता है कि वो व्यक्ति बिल्कुल अशिक्षित के समान है। मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि कभी अगर कोई मादा अगर गर्भ धारण नहीं कर पाती है, अगर वो नए संतति की उत्पत्ति नहीं कर पाती है, तो हम सीधे उसको दोषी नहीं ठहरा सकते हैं कि वो बाझन है, ठीक है। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि इस बात को आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि ये भी होता है, आप आज तक नहीं जानते थे और आज जान जाइए कि केवल मादा ही बाझन नहीं होती है, नर भी बाझन होता है। इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में हम लोग आज जानेंगे इस टॉपिक में, जिसका नाम है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। ध्यान से देखिए, आपके जीवन के लिए, आपकी लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आज के बाद जानने के बाद, आज के बाद कभी मत बोलिएगा कि कोई मादा बाझन है, उस बच्चे की उत्पत्ति नहीं कर पा रही है। डायरेक्ट किसी की दोषी मत ठहराइए। जब तक उसका मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं करा पाते हैं, जब तक उसका जांच नहीं करा पाते हैं, और जांच के माध्यम से आपको जब तक पता नहीं चलता है, तब तक आप किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। आप स्पेशल मादा को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि मादा भी बाझन होती है, उसके साथ साथ नर में भी बाझन का लक्षण देखने के लिए मिलता है। अब इन्हीं टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे कि नर कैसे बाझन हो जाता है और मादा कैसे बाझन हो जाती है। तो नर और मादा बाझन होने का मुख्य कारण है क्रोमोसोम में परिवर्तन, यानी गुणसूत्रों में परिवर्तन के बारे में हम लोग जानेंगे। यही परिवर्तन जो होता है बाझन जैसे लक्षण नर और मादा में प्रदर्शित कर देता है। तो इन्हीं चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। जो पहला टॉपिक, दूसरा जो टॉपिक है वो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, पहला मैंने बता दिया है अगला वीडियो में। और तीसरा जो टॉपिक है वो हमारा टर्नर सिंड्रोम है। स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में। किसके बारे में? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में, ठीक है। तो चलते हैं, थोड़ा देखते हैं, ध्यान देते हैं और समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो देखिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बार ध्यान से इस वीडियो को देखिए और आप समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में। किसके बारे में? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। देखिए, इस क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्र के परिवर्तन होने के कारण जो संतति उत्पत्ति लेता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्राइसोमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइसोमी।
ठीक है ना, बात को ध्यान से समझिएगा। कहने का मतलब है कि सबसे पहले हम लोग जानेंगे किसके, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का, उसके बाद जानेंगे टर्नर सिंड्रोम के। जो पहला है डाउन सिंड्रोम, मैंने पहले वाला वीडियो में आपको स्पष्ट रूप से क्लियर कर चुका हूं, ठीक है। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में जो संतति जन्म लेता है, यानी कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के माध्यम से जो गुणसूत्र की कमी होती है, गुणसूत्र में जो परिवर्तन होता है, गुणसूत्र में जो बदलाव आता है, कौन सा, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में, तो वैसे संतति जो जन्म लेता है उस संतति को ट्राइसोमी कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि ट्राइसोमी क्या है, ट्राइसोमी क्या है, और दूसरा क्लाइनफेल्टर में किस प्रकार से क्या होता है, क्रोमोसोम में गड़बड़ी हो जाती है, क्रोमोसोम की संख्या में कमी आ जाती है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में जो संतति जन्म लेता है उसमें जो कमी दिखाई देती है, उस कमी की वजह से उस बच्चे को, यानी उस संतति को ट्राइसोमी कहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि इसमें ट्राइसोमी का मतलब होता है नर बाझन। कौन बाझन, नर बाझन, ठीक है ना। यानी कि ट्राइसोमी में जब क्या होता है, यानी कि जो लक्षण दिखाई देता है उसमें नर जो होता है वो बाझन हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए विशेषकर हम फर्स्ट स्टेप में हम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में ही चर्चा करेंगे, ट्राइसोमी के बारे में चर्चा करेंगे, अर्थात नर बाझन के बारे में ही चर्चा करेंगे। क्यों, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऐसी जो होते हैं बातें जो है, बहुत ऐसी घटनाएं जो है क्या किया गया, यानी अफवाह के रूप में फैला दिया गया है, जो कि आज के डेट में बहुत सारे ऐसे नवयुवक जो है, नवयुवक मादाएं जो है, नवयुवक लड़के जो है, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो कि भ्रमित है कि वो बार बार यही कहते हैं कि नर के दोषी के कारण ही वो क्या है, सॉरी, मादा के दोषी के कारण ही क्या हो, यानी कि नए संतति की उत्पत्ति नहीं हो पा रही है, और सीधे के सीधे तौर पे हम लोग बाझन मादा को कह देते हैं, ठीक है ना। इसीलिए मैं आपका सारा का सारा जो भ्रम है, जो गलत जो है भ्रम फैलाया गया है, उन सभी को दूर करने के लिए मैं सबसे पहला स्टेप लेके आया हूं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। आज आपका भ्रम जो होगा बिल्कुल चूर चूर होगा और आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा, और आज के बाद से आप भी कहना भूल जाइएगा कि केवल मादा ही दोषी होती है बाझन की क्रिया में, ठीक है। तो नर भी दोषी होता है, इसी चीजों के बारे में हमको जानना है, ठीक है। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या सा रोग होता है, यानी कि जो संतति में कमी होती है उसको क्या बोलते हैं, ट्राइसोमी कहते हैं। ट्राइसोमी किसमें कहा जाता है, कौन सी घटना होती है, नर बाझन, यानी कि जो नर बाझन हो जाता है, वैसे लक्षण देखने वाले जो संतति होते हैं, नर में जो बाझन के लक्षण दिखाई देता है, वैसे लक्षण को हम लोग ट्राइसोमी कहते हैं। क्या बोलते हैं, ट्राइसोमी कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि ट्राइसोमी होता क्या है, ये बाझन कैसे बनता है, नर बाझन होता कैसे, ठीक है। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग को चर्चा करना है। चलिए स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे, देखिएगा, इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए डाउन सिंड्रोम में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। डाउन सिंड्रोम में मैं बोला था कि 46 गुणसूत्र के जगह कितना गुणसूत्र बन गया, 47 गुणसूत्र बन गया। कितने गुणसूत्र बना था, 47, यानी कि जो अंडाणु था, क्या था, अंडाणु। कहने का मतलब यह है कि जो अंडाणु था मादा के अंदर, जो मादा के अंडाशय से जो अंडाणु बन रहा था, उस अंडाणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 23। 23 के जगह कितना हो गया, 24। कितना हो गया, 24। इसके जगह पर कितने बन गए, 24, ठीक है ना। इसमें मैंने डील किया हुआ था, ठीक है। अब फर्स्ट जो वीडियो में डाला हूं इसी टॉपिक का ही आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो यही चीज है, आप लोग को मालूम है कि अंडाणु की ही गुणसूत्रों में संख्या में वृद्धि हो रही थी, जिसकी वजह से जो संतति मंगोलियन जन्म ले रहा था उसके अंदर कितने गुणसूत्र की संख्या थी, 47 गुणसूत्र की संख्या, ठीक है। अब देखिए ट्राइसोमी जो होता है, यानी कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो होता है, इसमें भी 47 ही गुणसूत्र बनता है। कितने गुणसूत्र के जगह, 46 गुणसूत्र के जगह, कितने, 46 गुणसूत्र के जगह कितने गुणसूत्र बन जाते हैं, 47। इसमें भी एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, ठीक है ना, इसमें भी एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कैसे बढ़ता है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ समझने की कोशिश की है। इसमें भी जो होता है ना, यानी कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्रोमोसोम की जो गड़बड़ी होती है, परिवर्तन होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में भी क्या होता है, किसकी गड़बड़ी होती है, क्रोमोसोम की गड़बड़ी होती है, ठीक है। तो अब समझिएगा कि कैसे क्रोमोसोम की गड़बड़ी होती है। मैंने बोला था कि फर्स्ट वाला में डाउन सिंड्रोम में क्या बोला था कि अंडाशय में अंडाणु के बनने की प्रक्रिया में किसी प्रकार के, यानी कि विभाजन करने की प्रक्रिया में किसी प्रकार की गड़बड़ी हो जाने की वजह से वही क्या होता था, अंडाणु की संख्या में क्या हो जाती थी, वृद्धि हो जाती थी, सॉरी, अंडाणु के गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि हो रही थी। यानी कि अंडाणु के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 23, हो कितना जा रहा था, 24, ठीक है ना। तो इस सभी के बारे में हम लोग बात किए थे, ठीक। उसी तरह से क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में भी होता है, कौन सा,
क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में भी होता है। कितना, अंडाणु के ही विभाजन यानी कि मादा के अंडाशय में ही अंडाणु का जब बनने की प्रक्रिया होती है, जब कोशिका का विभाजन की क्रिया होती है, उसी विभाजन के दौरान ही क्या होता है, उस अंडाणु में गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाती है। उसमें भी 23 की जगह कितना होता है, 24। ध्यान से समझिए कैसे। मैंने बोला था ये अंडाशय है, इसके अंदर अंडाणु विभाजन की क्रिया होती है और इसी विभाजन की क्रिया के दौरान क्या होता है, जैसे कि एक अंडाणु बन जाता है, अंडाणु में 23 गुणसूत्र की जगह कितने गुणसूत्र बन जाते हैं, 24 गुणसूत्र। कितने गुणसूत्र, 24 गुणसूत्र। गुणसूत्र कहने का मतलब यह है कि इसके मादा के अंडाशय में, यानी कि जो मादा के अंडाशय है, जो मादा का अंडाशय है, इस अंडाशय में जब कोशिका का विभाजन होता है तो उसी विभाजन के दौरान किस लिए, अंडाणु को बनने के लिए। तो जो ये अंडाणु बना, ये अंडाणु जो बना, ये अंडाणु में गुणसूत्र की संख्या कितनी होनी चाहिए, 23। वो कितना गया, 24। गुणसूत्र की संख्या क्या हो गया, 24 हो गया। कितना, यानी कि एक बढ़ गया। 23 की जगह कितना, 24 हो गया, यानी कि एक गुणसूत्र बढ़ गया। अब बात करते हैं कि एक गुणसूत्र बढ़ गया तो कैसे बढ़ गया। इसमें भी एक गुणसूत्र बढ़ा था, अंडाणु में एक गुणसूत्र बढ़ा था, ठीक है ना। इसमें भी एक गुणसूत्र अंडाणु में बढ़ रहा है। 23 की जगह कितना हो रहा है, 24 हो रहा है। अब जानना है कि आखिरकार इसमें जो बढ़ा था कौन से गुणसूत्र बढ़ा था और इसमें जो बढ़ा वो कौन सा गुणसूत्र है, ठीक है ना। इसी पर फोकस देना है, बस थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा इसमें और इसमें क्या अंतर है, ध्यान से समझिएगा। मैंने बोला था कि इसमें क्या कर रहा था, अंडाणु के अंदर 23 गुणसूत्र पाया जाता है, तो 23 गुणसूत्र में से 22 गुणसूत्र जो होता है वो कौन सा होता था, ऑटोसोम। ऑटोसोम। और एक जो होता था वह कौन था, लिंग गुण सूत्र, ठीक है, यानी कि लिंग गुण सूत्र होता था, ठीक है ना। तो देखिए इसमें हमने क्या बताया था, डाउन सिंड्रोम में क्या बताया था, किसमें, डाउन सिंड्रोम में क्या बताया था कि जो ऑटोसोम की गुणसूत्र है, यानी कि 22 के जगह कितना हो जा रहा था, 23। ऑटोसोम वाला गुणसूत्र जो था क्या था, 22 के जगह कितना हो जा रहा था, 23। यानी कि ऑटोसोम वाले गुणसूत्र की संख्या में एक वृद्धि हो रही है और लिंग गुणसूत्र की संख्या जितनी थी उतनी ही था। तो ऑटोसोम की संख्या कितनी हो जा रही थी, 22 के जगह 23। गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र की संख्या 1, तो टोटल मिलाकर कितना हो जा रहा था, 24। किसमें, डाउन सिंड्रोम में। तो डाउन सिंड्रोम में कौन सा गुणसूत्र बना था, ऑटोसोम वाला। लेकिन अब बात करते हैं कि किसमें, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है। ध्यान से समझिएगा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में होता क्या है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा इसमें होता क्या है। देखिए अंडाणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 23। 23 में से 22 क्या होता है, ऑटोसोम। ऑटोसोम, ठीक है, यानी कि 22 को जो होता है क्या होता है, ऑटोसोम। एक जो होता है वो क्या होता है, लिंग गुणसूत्र। लिंग गुण सूत्र, ठीक है, यानी कि एक क्या होता है, लिंग गुणसूत्र। तो अब समझिएगा इसमें जो है ना, ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है, इसमें जो है ना अंडाणु की गुणसूत्र की संख्या 23 होना चाहिए, तो हो कितना जा रहा है, 24। कितने हो जा रहा है, यानी कि गुणसूत्र की संख्या कितनी हो रही है, 24। तो यहां समझिएगा कौन सी गुणसूत्र की संख्या में वृद्धि हो रही है। ऑटोसोम वाला गुणसूत्र जो है वो 22 के 22 ही रहेगा। ऑटोसोम के गुणसूत्र में वृद्धि नहीं हो रही है, किसमें, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में। कि ऑटोसोम की गुणसूत्र कितने होने चाहिए, 22, तो उसमें कितना है, 22 ही है। लेकिन जो लिंग गुणसूत्र की संख्या है इसकी संख्या 2 हो जाती है, समझ ना। तो अब जानते हैं कि मादा में लिंग गुणसूत्र क्या होता है, XX होता है, ये ना होता है। लिंग गुणसूत्र की संख्या का, यानी कि लिंग गुणसूत्र को कैसे दर्शाते हैं, XX के रूप में दर्शाते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हुआ कि जैसे कि मादा के अंदर 22 और एक लिंग गुणसूत्र, इसको हम लोग X से भी दर्शा सकते हैं कि 22 + X, यानी X किसके गुण को दर्शा रहा है, मादा के लिंग को, ठीक है ना। X किसके गुणसूत्र को दर्शा रहा है, मादा के लिंग गुणसूत्र। तो यहां पर एक X के जगह कितने X आ जाएगा, 2 X आ जाएगा। कितने X आ जाएगा, 2। तो दोनों X क्या है, लिंग गुणसूत्र है। दोनों X क्या है, लिंग गुणसूत्र है। तो देखिए 2 किस में होना कितना चाहिए, एक लिंग गुणसूत्र, लेकिन आया कितना, 2 लिंग गुणसूत्र, समझ में ना। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में ऑटोसोम के गुणसूत्र की संख्या में वृद्धि नहीं हो रही है, किसके गुणसूत्र की संख्या में वृद्धि हो रही है, लिंग गुणसूत्र की संख्या में वृद्धि हो रही है, ठीक है ना। यानी कि लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होनी चाहिए, 1, तो वो क्या कितना गया, 2। तो 22 और 2 कितना हो जाता है, 24। 22 तो कितना हो जाएगा, 22 और 2 मिलाकर कितना हो जाएगा, 24। कितने गुणसूत्र हो जाएंगे, 24 गुणसूत्र, समझा ना। यानी कि
एक्स एक होना चाहिए, लिंग गुणसूत्र की संख्या एक होनी चाहिए, ऑटोसोम की संख्या 22 होनी चाहिए, यानी कि तभी ना 23 होगा। एक स्वस्थ अंडाणु के लिए, एक स्वच्छ अंडाणु के लिए, एक स्वस्थ अंडाणु के लिए जो निषेचन में अच्छे तरीके से भाग लेकर क्या कर सके, एक नए संतति की उत्पत्ति कर सके और वो संतति बिल्कुल स्वस्थ हो, ठीक है। लेकिन वहां पर 22 की जगह कितने गुणसूत्र हो गए, 24। तो 24 में से कौन सा है, ऑटोसोम की गुणसूत्र कितनी है, 22। तो 22 के 22 से रह गया 24 वाला में, ऑटोसोम की गुणसूत्र कितना हो गया, 22 से रह गया। लेकिन बढ़ा कौन सा, लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होनी चाहिए, 1, लेकिन हो गया कितना, 2। तो गुणसूत्र की संख्या किसकी बढ़ रही है, लिंग गुणसूत्र की संख्या बढ़ रही है। याद रखिएगा कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में लिंग गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जा रही है, यानी एक लिंग गुणसूत्र मादा के माध्यम से आने के बजाय कितने लिंग गुणसूत्र आ जाता है, 2। तो ऑटोसोम की गुणसूत्र 22 और 2 लिंग गुणसूत्र की हो गया, तो कितना हो गया, 24, ठीक है ना, कितना हो गया, 24। अब बात करते हैं कि जब 24 हो गया तो 24 हो जाएगा तो इसमें संतति कैसा जन्म लेगा, यहां समझिएगा। इसमें जो संतति होगा, जो नर जन्म लेगा और नर जन्म भी लेगा तो वो क्या लेगा, यानी कि बाझन लेगा, ठीक है ना, यानी कि क्या लेगा, बाझन लेगा। तो समझिएगा कि कैसे बाझन लेगा, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने बोला कि मादा के तरफ से क्या आ गया, मादा युग्मक। मादा युग्मक का नाम क्या है, अंडाणु। इसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी आ गई, 24, क्योंकि बताया ना। तो 24 कौन सा आया, किस तरह से आया, 22 प्लस, यानी कि 24 आया, यानी कि 24 गुणसूत्र है। ये क्या है, अंडाणु, यानी कि मादा युग्मक है। और ये कितना है, यानी कि कितना आया, कैसे आया, 22 अब प्लस XX, इस रूप में आया, ठीक है ना। यानी कि 24 गुणसूत्र किस रूप में आया, 22 प्लस XX, यानी कि 22 ऑटोसोम वाला है और लिंग गुणसूत्र 2 बढ़ गया। मैंने बोला ना कि लिंग गुणसूत्र की संख्या बढ़ती है, तो 2 हो गया। और मान ले कि यहीं पर नर युग्मक हो गया। कौन सा युग्मक हो गया, नर युग्मक। तो नर युग्मक में क्या हुआ, यानी कि गुणसूत्रों की संख्या शुक्राणु के अंदर कितनी हो गई, 23 हो गया। तो इसके गुणसूत्र की संख्या 23 हो जाएगी, तो किस रूप में आएगा, गुणसूत्र की संख्या किस रूप में आएगा, 22 अब प्लस Y, किस रूप में आएगा, 22 प्लस Y। तो देखिए 22 प्लस Y यानी कि 22 आएगा 23, अब 22 एक 23 है 24। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, जब दोनों आपस में भाग लेगा तो ये 22 वाला यानी ऑटोसोम वाला दोनों आएगा, क्या है, ये 22 और ये 22 दोनों ऑटोसोम है। तो कितना हो जाएगा, 22 अब प्लस 22, ठीक है। और ये गुणसूत्र जो लिंग गुणसूत्र वाला है, ये दोनों के दोनों आएगा, क्या आएगा, दोनों के दोनों आएगा। तो देखिए ये 2 है, लिंग गुणसूत्र की संख्या अंडाणु के अंदर 2 बढ़ गया है, तो ये दोनों लिखेंगे। और एक क्या चीज का आया, मादा का नर का आया, तो क्या हुआ, Y हो गया, ठीक है। तो इस तरह से मिलाकर क्या हुआ, 44 अब प्लस XXY हो गया। अर्थात कहने का मतलब 44 एक 45 एक 46 एवं 47, यानी कि टोटल गुणसूत्र की संख्या कितनी हो गई, 47। कितना हो गया, 47, समझ ना। यानी कि अंडाणु में लिंग गुणसूत्र की संख्या 1 की जगह 2 हो गया, जिसकी वजह से 22 और 2 कितना हो गया, 24 और 24 और 23 मिलकर क्या बनेगा, 47 बनेगा ना, 47 बनेगा। तो इस तरह से ये हुआ। अब देखिए इसमें जो है लिंग को इस नर का जन्म तो होगा, इसका मतलब ये कि जो Y है ये क्या है, नर को दर्शाता है। अब बात करते हैं क्या चीज के, कि ये 44 XX और क्या बन जाएगा, Y, XX और Y है, यही ना आया है, 44 प्लस XX और Y। तो यहाँ समझिएगा, कहने का मतलब कि एक नए संतति को, एक स्वस्थ संतति को, एक अच्छे स्वस्थ संतति को उत्पत्ति के लिए क्या होना चाहिए, 44 अब प्लस XY होना चाहिए। लेकिन हुआ कितना है, 44 प्लस XXY। ये XX कहाँ से आया, मादा के अंडाणु के जो विभाजन की क्रिया हुई थी, अंडाशय में जो कोशिका का विभाजन की क्रिया हुआ, उसी विभाजन के दौरान क्या हुआ था, यानी कि उस विभाजन के दौरान क्या हुआ था, यानी कि उस अंडाणु में लिंग गुणसूत्रों की संख्या क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। एक गुणसूत्र की जगह पे कितने गुणसूत्र हो गया, 2, ठीक है। तो वही हो गया कि XX गुणसूत्र हो गया, और नर के तरफ से कौन सा गुणसूत्र आया, Y। तो यहाँ पर हुआ क्या कि 44 जो होता है ऑटोसोम हुआ है, ऑटोसोम, ठीक है ना। 44 क्या हुआ, ऑटोसोम। और 3 को जो हुआ ये कौन सा हुआ, लिंग गुणसूत्र। यानी कि एक नए संतति की उत्पत्ति करने के लिए नर के माध्यम से 1 गुणसूत्र लिंग का होना चाहिए और मादा के माध्यम से 1 लिंग गुणसूत्र होना चाहिए, समझ गए ना। लेकिन यहाँ पर मादा के माध्यम से कितने लिंग गुणसूत्र आ गए, 2 और नर के माध्यम से कितने गुणसूत्र आ गए, 1। अर्थात मादा के अंडाणु में लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी हो गई, 1 की जगह 2। इस तरह से क्या हुआ, यानी कि 44 प्लस 2 क्या
क्या हुआ, यानी कि 44 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 46 है 47, यानी कि टोटल कितने गुणसूत्र हो गए, 47। और इससे जो संतति देगा वो जन्म वो नर लेगा, ये क्या लेगा, नर लेगा, यानी कि जो संतति जन्म लेगा वो नर लेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक लिंग गुणसूत्र नर का है और 2 लिंग गुणसूत्र मादा के होने के कारण अगर क्या हो जाता है, यानी कि उस नर का जननांग का तो विकास होता है, यानी कि नर के जननांग का निर्माण तो होता है, बट ये होता है कि उसका जननांग का कोई ना कोई अंग सही तरीके से विकसित नहीं हो पाता है। वजह क्या है, क्योंकि एक लिंग गुणसूत्र नर के माध्यम से आया है और 2 लिंग गुणसूत्र किसके माध्यम से आया है, मादा के माध्यम से आया है। तो उस कंडीशन में नर के लिंग गुणसूत्र होने के कारण वो नर ही जन्म लेगा, यानी कि वो संतति जो जन्म लेगा वो क्या लेगा, नर होगा, बट वो नर का जो जननांग विकसित होगा वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगा, कोई ना कोई जनन अंग जो होगा वो सही तरीके से काम नहीं करेगा, अर्थात वो पूर्ण रूप से उसका विकास नहीं हो पाएगा, जिसके कारण वो नर जो होगा, वो संतति जो होगा वो बाझन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बाझन। और वो किसी मादा के साथ अगर जनन करता है तो मादा के जननांग सभी सही होने के बावजूद भी जब नर जनन करेगा और वो जनन के कर अच्छे तरीके से मादा को के साथ जनन नहीं कर पाएगा, और जब नहीं कर पाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो मादा जो होगी वो गर्भ धारण नहीं कर पाएगी। तो ये दोष किस में पाया गया, नर में पाया गया, जिसके वजह से वो मादा गर्भ धारण नहीं कर पाई। जनन तो की मादा, नर भी किया, लेकिन नर के माध्यम से अच्छे तरीके से सुशील और शक्तिशाली क्रियाशील शुक्राणु प्राप्त न होने के वजह से मादा के अंदर, जिसके कारण वो गर्भ धारण नहीं कर पाई। किसका दोष था, नर का दोष था। इसलिए कहा गया कि मादा को कभी दोषी ठहरा नहीं सकते हैं, यहाँ नर भी दोषी कहलाता है। तो इस तरह से नर जो होता है बाझन होता है। अब वही नर जो बाझन हो जाता है तो उस बाझन नर को ट्राइसोमी कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्राइसोमी कहते हैं। अब बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, टर्नर सिंड्रोम के बारे में। किसके, टर्नर सिंड्रोम के। तो ध्यान से समझिएगा कि टर्नर सिंड्रोम कैसे होता है। इसी का जस्ट अपोजिट टर्नर सिंड्रोम होता है, ठीक है ना। तो टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, जो संतति जन्म लेता है वो क्या होता है, कौन सा संतति होता है, यानी कि टर्नर सिंड्रोम में जब गुणसूत्रों की गड़बड़ी होती है तब टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। और उस टर्नर सिंड्रोम के माध्यम से जो संतति में गड़बड़ी दिखाई देती है उस संतति को हम लोग क्या कहते हैं, मोनोसोमी कहते हैं। क्या कहते हैं, मोनोसोमी कहते हैं, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं कि मोनोसोमी क्या है। तो देखिएगा, ट्राइसोमी में क्या हो रहा है, नर बाझन, और मोनोसोमी में क्या होगा, मादा बाझन, ठीक है। यानी कि कौन से बाझन, मादा बाझन। ये इसमें क्या हुआ, मोनोसोमी में कौन बाझन, मादा बाझन, और ट्राइसोमी में कौन बाझन, नर बाझन, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि मादा बाझन कैसे होती है। तो ध्यान से समझिएगा, हमने बोला था नर बाझन में कि अंडाणु में 24 गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है, यानी कि लिंग गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाती है, 22 + XX हो जाता है, यानी कि 2 लिंग गुणसूत्र की संख्या आ जाती है, ठीक है ना। कितने गुणसूत्र की संख्या आ जा रही है अंडाणु के अंदर, अंडाणु के अंदर कितने गुणसूत्र आ जा रही है, 24। किसमें, नर बाझन में। कौन सा, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में। तो 24 में कौन, ऑटोसोम वाला की संख्या में वृद्धि नहीं बल्कि लिंग गुणसूत्र की संख्या में वृद्धि, एक की जगह कितने हो जाएगा, 2। अब बात करते हैं कि मादा में। मादा में होता क्या है कि मादा के जब अंडाशय में जब अंडाणु बनने की प्रक्रिया होती है, कोशिका विभाजन की क्रिया होती है, तो उसी अंडाणु में ही क्या होता है, कोशिका विभाजन के दौरान कुछ ऐसे क्रोमोसोमल विकार उत्पन्न हो जाते हैं, गुणसूत्र में गड़बड़ी हो जाती है, गुणसूत्र में परिवर्तन हो जाता है, तो किसी प्रकार यानी कि मादा बाझन बन जाती है। तो अब बात करते हैं कि क्या गड़बड़ी होता है। तो देखिएगा, हमने कहा कि मादा बाझन में अंडाणु जो है, इस अंडाणु के अंदर कितने गुणसूत्र चाहिए, 23। बार बार यही बता रहा है कि 23 गुणसूत्र चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें होता क्या है, टर्नर सिंड्रोम में, टर्नर सिंड्रोम में यह होता है कि 23 की जगह 22 गुणसूत्र, यानी कि इसमें अंडाणु के अंदर कितने 24 हो जा रहा है, इसमें क्या हो रहा है, 23 की जगह कितना हो जा रहा है, 22, एक घट जा रहा है। अब बात करते हैं कि घट कौन सा जा रहा है। तो ध्यान से समझिएगा, इसमें से मैंने बोला कि 22 कौन सा होता है, वो ऑटोसोम, ऑटोसोम, और एक क्या होता है, लिंग गुणसूत्र, ठीक है। कौन सा गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र।
अब बात करते हैं कि एक लिंग गुणसूत्र होता है, एक 22 ऑटोसोम होता है। तो 22 जो होता है ना, ये प्रेजेंट रहता है, ऑटोसोम वाला गुणसूत्र इसमें प्रेजेंट रहता है, और एक गुणसूत्र जो एक्स के रूप में दर्शाते हैं ये मौजूद नहीं रहता है, यानी कि ये नहीं पाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये एक्स वाला गुणसूत्र जो होता है ये मौजूद नहीं रहता है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर मादा के अंडाशय में जो अंडाणु बनने की प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया में लिंग गुणसूत्र की ऑब्सेंटी हो जाती है, ठीक है। तो इस गुणसूत्र को कैसे दर्शाएंगे, यानी कि 23 गुणसूत्र होना चाहिए। तो 23 गुणसूत्र में कितने गुणसूत्र है, 22 गुणसूत्र है। तो इसको कैसे दर्शाना चाहिए, 23 को कैसे दर्शाते हैं, 22 प्लस एक्स, इसी रूप में ना दर्शाते हैं, 22 प्लस एक्स मादा का है, तो किसका है, मादा का, ठीक है ना। तो ये 22 आया, यानी कि 23 की जगह कितना आया, 22, यानी कि एक गुणसूत्र घट जा रहा है, किसमें, टर्नर सिंड्रोम में। एक गुणसूत्र क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है, किसके गुणसूत्र में, मादा के गुणसूत्र में। यानी कि मादा के जब अंडाणु बनता है उस बनने की प्रक्रिया में 23 गुणसूत्र की जगह कितने गुणसूत्र हो जाते हैं, 22 गुणसूत्र, यानी कि एक गुणसूत्र घट जाता है। कौन से गुणसूत्र घटता है, लिंग गुणसूत्र। कौन सा गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र, यानी कि उसमें एक ही लिंग होता है लेकिन वो भी नहीं हो पाता। यानी कि 23 में कितने गुणसूत्र लिंग का होता है, एक, लेकिन ये ऑब्सेंट हो जाता है। तो ये कितने हो जाते हैं, 22। तो ऑटोसोम वाले गुणसूत्र मौजूद रहता है लेकिन लिंग गुणसूत्र नहीं रहता है। तो इसको कैसे दर्शाते हैं, 22 किसको, यानी कि 22 प्लस 0 या O, समझ ना, यानी कि इसको O, कहने का मतलब ये O किसको दर्शा रहा है, ऑप्शन, लिंग गुणसूत्र नहीं है, ठीक है। तो मान ले कि ये मादा के अंडाणु का गुणसूत्र है, अंडाणु का। अब मान ले कि नर के माध्यम से क्या आया, यानी कि नर का जो है, कहने का मतलब यह है कि ये नर के और ये क्या है, मादा के। तो नर के तरफ से शुक्राणु आया, तो शुक्राणु के अंदर गुणसूत्र कितने होता है, 23। तो इसको कैसे दर्शाते हैं, 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स। तो देखिए ये 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स और 22 प्लस ओ, ये दोनों मिलेगा तो कितना होगा, 22 प्लस ओ प्लस 22 प्लस एक्स, यानी कि इनका और इनका दोनों मिलेगा, ठीक है। तो कितना होगा, 22 ये दोनों मिल जाएगा तो कितना होगा, 44। तो ऑटोसोम के गुणसूत्र की संख्या कितनी है, 44। तो ये तो परफेक्ट है, लेकिन ये क्या है, ऑब्सेंट है, और ये क्या है, एक्स है। तो कितना होना चाहिए, 0x या XO, मैंने क्या हो गया, XO हो गया, ठीक है ना। तो ये 44 XO, लेकिन एक संतति की उत्पत्ति करने के लिए, मादा की उत्पत्ति करने, ये मादा की होगी क्योंकि X किसका गुणसूत्र है, मादा का ही है। ये 0 हो गया यानी O हो गया, ये एब्सेंट हो गया। तो लिंग गुणसूत्र इसमें कितना है, इस मादा में गुणसूत्र कितने हैं, यानी लिंग गुणसूत्र एक ही है, और एक क्या हो गया, एब्सेंट हो गया, ठीक है। तो इसमें टोटल गुणसूत्र कितना बचेगा, इसमें टोटल गुणसूत्र कितना बच जाएगा, 44 प्लस एक्स यानी कि 0, यानी कि 44 1 45, और ये क्या हो गया, एब्सेंट हो गया, क्या हो गया, एब्सेंट हो गया। तो उसके अंदर गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाएगी, 45। 46 की जगह कितना हो जाएगा, 45। तो गुणसूत्र की संख्या किस में घट रही है, टर्नर सिंड्रोम में, ठीक है। तो कौन से गुणसूत्र की संख्या में कमी आ रही है, मादा के अंडाणु में जो गुणसूत्र बनता है 23 की जगह तो क्या हो जाता है, 22 हो जाता है। तो 22 कौन सा रह जाता है, ऑटोसोम वाला, और एक गुणसूत्र जो होता है लिंग गुणसूत्र वही ऑब्सेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो एक्स के रूप में जो होता है वो ऑब्सेंट हो जाता है। तो देखिए वही नर के माध्यम से आ जाता है और 0 हो जाता है, यानी कि दोनों को मिला दिया गया तो कितना गुणसूत्र हो गया, 45 गुणसूत्र हो गया, ठीक है ना। तो 45 गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र की संख्या इसमें कितनी है, 1 होना कितना चाहिए, 2 होना चाहिए उस मादा के जननांग को विकसित होने के लिए, लेकिन यहाँ पर कितना आया है, मात्र 1 आया हुआ है। कितना आया हुआ है, 1, यानी कि नर के माध्यम से और मादा के अंडाणु से क्या था, ऑब्सेंट था, समझ में ना। तो इस कंडीशन में मादा का कोई ना कोई जननांग पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाएगा, यानी कि उसके जननांग जो होंगे, उसके जो जनन अंग होगा उसमें कोई ना कोई अंग प्रभावित हो जाएगा, उसमें पूर्ण रूप से विकास की क्रियाएं नहीं हो पाएगी, वो अधूरा रह जाएगा, जिसके वजह से वो मादा तो जन्म लेगी बट उसका जननांग विकसित ना होने के कारण वो जनन में भाग लेगी, और भाग लेने के बावजूद भी नर के माध्यम से उसे शुक्राणु मिलेगा, लेकिन कोई ना कोई अंग प्रभावित होने की वजह से अविकसित रह जाने के कारण वो क्या हो जाता है, यानी कि वो गर्भ धारण नहीं कर पाएगी, एक नए संतति की उत्पत्ति नहीं कर पाएगी। इस तरह से मादा में भी दोषी पाया जाता है, बाझन जैसे जो क्रियाएं होती है वो मादा में भी पाई जाती है। इस तरह से नर और मादा दोनों में क्या होता है, बाझन के लक्षण दिखाई देती है, ठीक है। बस यही टॉपिक था, आपको ये वीडियो बिल्कुल
सही समझ में आया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट जो पार्ट होगा हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।